आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिक्शन पे। तीन अलग अलग तरह के फ्रिक्शन। उसके लिए हमने तीन अलग अलग एग्जाम्पल कंसीडर किया है। बेहतर होगा अगर हर एक एग्जाम्पल में आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखें तो बेहतर फील आएगा। तो पहला सिचुएशन, पहला एग्जाम्पल, मान ले आप एक बड़ा सा ब्लॉक को, मान ले एक बड़ा सा बॉक्स को आप धकेल रहे हैं, लेकिन यह बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। पर ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी फोर्स हो, तो इसका जो भी मास है, मान ले इसका मास m है, तो इसमें तो एक एक्सेलरेशन क्रिएट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है। ऐसा क्यों? फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास जो है वो एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को कंसीडर करें तो यहां एक आदमी स्की कर रहा है। मान ले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये, आप इसे फील करने का कोशिश करें। आप सोचे कि आप स्की कर रहे हैं। मान ले एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनिशियल स्पीड, दैट मीन आपके दोस्त ने आपको धकेल दिया, उससे क्या हुआ, आपको एक इनिशियल स्पीड मिल गया। अब उस स्पीड से आप आगे बढ़ने लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका स्पीड जो है ये स्पीड कम होते जाएगा और एक वक्त आएगा कुछ दूर बाद जाके आप रुक जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा? हमें पता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है जब तक कि उसमें बाहर से कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए। हाँ बिल्कुल, यहां पर एरियल ड्रैग हो रहा है, एयर आपको रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन वो कितना ज्यादा होगा? वो बहुत ज्यादा नहीं है। दैट मीन कुछ और भी यहां पर एक्ट कर रहा है जो कि आपके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, या फिर कहे आपके मोशन को रोक रहा है। अब तीसरे एग्जाम्पल को कंसीडर करें। मान ले कि एक व्हील है, एक चक्का है जो कि घूम रहा है। आपने इसे रोल करवाया और रोल करवा के छोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस में छोड़ दिया। आप देखेंगे कि इसका स्पीड धीरे धीरे घटते जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा? हाँ, भले ही एरियल ड्रैग है, लेकिन कुछ और भी मुद्दे हैं जो यहां पर काम कर रहे हैं। तो इसका स्पीड क्यों कम हो रहा है? जरूर बाहर से कोई ना कोई फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है। तो इन तीनों केसेस में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्ट होता है दो सरफेसेस के बाउंड्री में। जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं उन दोनों के बाउंड्री में, या फिर कहे उनका जो रीजन ऑफ कांटेक्ट है वहां पर एक्ट करता है। तो पहला एग्जाम्पल जो था, इसमें ये जो था रुका हुआ था, रेस्ट में था। ये कौन? ये ऑब्जेक्ट, और इसमें फ्रिक्शन एक्ट हो रहा था। तो इस तरह के फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। अब दूसरे एग्जाम्पल में ये स्लाइड कर रहा था। तो इस तरह के फ्रिक्शन को जो एक्ट हो रहा है यहां पर, इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका और एक नाम है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह आप काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। सो स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरे एग्जाम्पल में ये जो है, ये व्हील ये रोल कर रहा था। तो इस तरह के फ्रिक्शन को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये एक्ट कहां पर कर रहा है? जैसे कि हमने बात किया, ये दो सरफेसेस के जो रीजन ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पर एक्ट करता है। तो यहां पर ये मान ले कि ये जो सरफेस है, ये नीचे वाला सरफेस है, तो ये जो एक्ट करेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये इस रीजन में एक्ट करेगा। ये जो बड़ा सा बॉक्स है जहां पर ये जमीन के साथ कांटेक्ट में है, उस रीजन पे एक्ट करेगा। तो यहां पर आपने जो फोर्स लगाया उसे कैंसिल कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। सो यहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्स इस फोर्स को, आपके लगाया हुआ फोर्स को कैंसिल कर दे रहा। तो नेट फोर्स अगर आप कंसीडर करें यहां पर इस केस में, क्योंकि ये रुका हुआ है, तो नेट फोर्स अगर आप कंसीडर करेंगे तो आप पाएंगे नेट फोर्स 0 होगा।
यहां इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। नेट फोर्स 0 होने के कारण हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू सिर्फ फोर्स नहीं बल्कि नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स हो जाएगा 0 तो एक्सीलरेशन भी हो जाएगा 0। इसीलिए ये जो ब्लॉक है, ये बड़ा सा बक्सा या ब्लॉक जो भी हो, ये मूव नहीं करता है, रुका हुआ रहता है। दूसरे एग्जांपल में देखें, ये जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो इस रीजन में करेगा जहां पर कांटेक्ट हुआ है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इसे पीछे की तरफ ड्रैग करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स मैं यहां आपको बता दूं कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। हम आगे चल के देखेंगे कि इसका अगर आप मोशन देखें, ये आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन इसे अपोज करेगा। फ्रिक्शन कभी भी उसे हेल्प नहीं करेगा किसी के मोशन को, तब तो मजा आ जाता। फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवा के छोड़ देते और फ्रिक्शन अगर उसे धकेल के ले जाता तो फिर एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो खर्चा होता वो तो हमारा बच जाता ना। ऐसा होता तो ये यूनिवर्स के बेसिक रूल के खिलाफ हो जाता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ हो जाता। सो फ्रिक्शन अपोज करता है। फ्रिक्शन वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है बॉडीज का, वो काइनेटिक एनर्जी को घटाता है और उसे हीट एनर्जी और बाकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तीसरे केस में देखें, ये मान ले सरफेस है, ये सरफेस है जहां पर कि ये रोल करके आगे बढ़ रहा है, तो फ्रिक्शन, चूंकि ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस पे कुछ ऐसा एक्ट करेगा कि इसके मोशन को घटाएगा, और फ्रिक्शन इस पे आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है। सो फ्रिक्शन इसके मोशन को घटाएगा, इसके स्पीड को घटाएगा। अब थोड़ा एलाबोरेटली बात कर लेते हैं, थोड़े टेक्निकल चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए ये सेकंड वाले फिगर में देखें, सबसे पहले तो हमें कंसीडर करना होगा इस बॉडी पे ये जो सरफेस है, जिन दो सरफेसेस के बीच ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, उन दो सरफेसेस के बीच जो फोर्स का एक्सचेंज है वो कितना है। सो उसके लिए देखें, इस बॉडी पे एक ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा। सो mg, मान ले इसका जो मास है, इस बॉडी का मास वो m है। तो ये जो सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है, ये इस पे अप्लाई करेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, और चूंकि ये इस एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में मूव नहीं कर सकता है, उसका एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता है वर्टिकल एक्सिस में, तो फिर वर्टिकल एक्सिस में नेट फोर्स 0 होगा। तो हम कहेंगे यहां से कि ये जो r है ये mg के बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड mg के बराबर है। तो इस एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, r और mg। अब ये जो फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन ये प्रोपोर्शनल होता है इस नॉर्मल रिएक्शन पे। ये नॉर्मल रिएक्शन है क्या? ये बॉडी कुछ फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है और ये उतना ही फोर्स वापस इस बॉडी को रिटर्न में दे रहा है। तो ये फोर्स का एक्सचेंज हो रहा उन दो बॉडीज में, जिन दो बॉडीज के सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है उसे हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर फ्रिक्शन जो यहां पर एक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये पीछे की तरफ एक्ट करेगा। सो ये बॉडी मूव कर रहा आगे की तरफ, सो इस बॉडी को फ्रिक्शन पीछे की तरफ खींचेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर मान ले Fs, ये पीछे की तरफ होगा, और ये जो Fs होता है, ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन पे। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, सो हम पाते हैं कि ये बराबर हो जाएगा एक कांस्टेंट जिसे कि हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये कांस्टेंट हो गया इनटू ये नॉर्मल रिएक्शन। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ये डिपेंड करता है जिन दो सरफेसेस के बीच ये एक्ट कर रहा है। सो ये इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कि डिपेंड करेगा अलग अलग सरफेसेस के नेचर पे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी दो बॉडीज के लिए ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये सेम है, ऐसा नहीं है।
अलग अलग पेयर के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे कि मान ले अगर हम दो सरफेसेस कंसीडर करते हैं स्टील और स्टील, तो फिर इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा ये कुछ होगा। लेकिन अगर मान ले हम कॉपर और कॉपर को कंसीडर करते हैं, ये नीचे वाला सरफेस भी कॉपर और जो स्लाइड कर रहा वो भी कॉपर, तो फिर वहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसका वैल्यू अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है पेयर ऑफ सरफेसेस पे। सेम लॉजिक एप्लीकेबल होगा यहां भी। अगर ये कुछ फोर्स ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस करे तो उतना ही नॉर्मल रिएक्शन सरफेस इस पे लगाएगा, ये mg के बराबर होगा। और इस केस में हम कहेंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, इसे जो पीछे की तरफ खींच रहा है, या फिर कहे इसके मोशन को जो रेजिस्ट कर रहा है, तो इसका मोशन मान ले इस डायरेक्शन में है, ये रोल करके आगे बढ़ रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे की तरफ होगा, सो रोलिंग फ्रिक्शन। यहां पर भी आप पाएंगे ये जो फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन, ये प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन पे। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करेंगे इक्वालिटी साइन से, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा, जिसे कि हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। सो ये बन गया इक्वेशन, और यहां पर ये है कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। पिछले केस की तरह यहां भी हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये अलग अलग पेयर के लिए अलग अलग होता है। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला एग्जांपल हम कंसीडर करने वाले हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा अटेंशन चाहिए होगा, ये उतना आसान नहीं है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। तो यहां भी वही, यहां भी mg एक्ट करेगा नीचे की तरफ, यहां भी एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा ऊपर की तरफ, और हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, क्योंकि जब तक इस वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होगा तब तक r का वैल्यू mg के वैल्यू के बराबर ही होगा। और मान ले कि हम इसे पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, इसमें मोशन नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये रेस्ट में रहेगा तब तक ही हम उस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे ही ये स्लाइड कर जाएगा वैसे ही जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो हमने इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किया, मान ले हमने फोर्स अप्लाई किया F, तो ये जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये उसे रोकेगा। सो ये पीछे की तरफ फोर्स एक्ट करेगा इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक को पीछे की तरफ धकेलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। सो Fs स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर? तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि ये जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है या सेल्फ एडजस्टेबल होता है। तो ये फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सेल्फ एडजस्टेबल है, मतलब इसका वैल्यू घटता बढ़ता है। पर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दो सरफेसेस के लिए कांस्टेंट होगा। तो यहां पर अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करें, मान ले मैं यहां मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो मैं Fs मैक्स लिख देता हूं, Fs मैक्स। सो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के, और हर बार की तरह जब आप इसे हटाएंगे, इस साइन को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा आपको। सो यहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा r, तो यहां पर यह है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो कोएफिशिएंट है ये हर बार की तरह यहां भी हम कहेंगे कि ये अलग अलग पेयर ऑफ सरफेसेस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसे हम कहते हैं। पर ये तो हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। इस केस में क्या होगा? मान ले इस केस में जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, इस केस में इसका मैक्सिमम वैल्यू है मान ले 10 न्यूटन का। जो नॉर्मल रिएक्शन है मान ले वो 100 न्यूटन का है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन दो पेयर्स के लिए ये 0.1 है।
तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से 0.1 इंटू 100 न्यूटन, तो हमें मिला 10 न्यूटन। 10 न्यूटन हो गया इसका मैक्सिमम कैपेसिटी। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। सो 10 न्यूटन हो गया इसका मैक्सिमम कैपेसिटी। अब अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं कुछ फोर्स, मान ले कि आपने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहां जो एक्ट कर रहा है ये कितना होगा? क्या ये 10 न्यूटन होगा? क्योंकि ये इसका मैक्सिमम एबिलिटी है। क्या ये 10 न्यूटन हो सकता है? आपने 5 न्यूटन का फोर्स से इस ब्लॉक को धकेला। अब अगर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ 10 न्यूटन लग जाए, मान ले 10 न्यूटन लग जाए, तो फिर नेट फोर्स पीछे की तरफ हो गया ना 5 न्यूटन। 5 न्यूटन आगे, 10 न्यूटन पीछे, तो नेट फोर्स पीछे की तरफ 5 न्यूटन हो गया, जिसके कारण कि ये पीछे की तरफ स्लाइड करने लगेगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है आपने एक ब्लॉक को आगे की तरफ धकेला और फ्रिक्शन के कारण वो पीछे की तरफ चलने लगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इस केस में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये बराबर होगा 5 न्यूटन के, ये इसके बराबर होगा। इस फ्रिक्शनल फोर्स को इसे सिर्फ कैंसिल करना है और इस ब्लॉक को रोके रखना है वहां पर। सिमिलरली अब मान ले कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं ये फोर्स अब 5 न्यूटन का नहीं है, बल्कि ये अब 8 न्यूटन का है। तो इसका जो मैक्सिमम एबिलिटी है वो तो 10 न्यूटन का है, तो अब भी ये इस 8 न्यूटन को कैंसिल कर सकता है। इसका एबिलिटी अब भी है 8 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करने का, तो ये अब भी उसे कैंसिल करने के लिए 8 न्यूटन का फोर्स बनाएगा ये फ्रिक्शन। लेकिन मान ले कि हमने फोर्स अब अप्लाई कर दिया इस पे 12 न्यूटन, 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा? इसका तो मैक्सिमम एबिलिटी 12 न्यूटन नहीं है, ये तो मैक्सिमम 10 न्यूटन क्रिएट कर सकता है, और हमने लगा दिया 12 न्यूटन। तो होगा क्या? ये 12 न्यूटन तो बना नहीं सकता, ये कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। जब तक हमने 10 न्यूटन अप्लाई किया था, मान ले हम 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, जब तक हमने 10 न्यूटन अप्लाई किया था इसने 10 न्यूटन बना के दिया था और उसे रोक दिया था। लेकिन जैसे ही हमने 10 न्यूटन को एक्सीड कर दिया और ये बढ़ गया 10 न्यूटन से, वैसे ही ये स्लाइड कर जाएगा, और जैसे ही ये स्लाइड कर जाएगा हम इस सिचुएशन को और कंसीडर करेंगे ही नहीं, अब हम इस सिचुएशन को कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहां तब स्टैटिक फ्रिक्शन और एक्ट नहीं करेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। आप कहेंगे मटेरियल तो वही है, यहां जो सरफेस है और यहां जो बॉडी स्लाइड कर रहा है वो दो तो सेम है, वो तो बदल नहीं रहा ना। स्लाइड करने से ऐसा तो नहीं कि ये लकड़ी लोहा बन जाएगा, या फिर ये जो नीचे का कंक्रीट है ये कॉपर बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। पेयर ऑफ सरफेसेस तो वही है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है हम स्टैटिक फ्रिक्शन कंसीडर करें या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कंसीडर करें? फ्रिक्शन तो दो पेयर पे डिपेंड करेगा और उसके नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। नॉर्मल रिएक्शन मास पे डिपेंड करेगा, इस बॉडी के मास तो सेम रहेगा। होगा क्या फिर? यहां मैं आपको बता दूं, किसी भी दो सरफेसेस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता है। यहां आप ये जान ले कि जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, हम किसी भी दो पेयर ऑफ सरफेसेस के लिए कंसीडर कर रहे हैं, इससे कम होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और उससे भी कम होता है कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ऐसा क्यों होता है इस पे हम आगे की किसी वीडियो पे बात करेंगे। फिलहाल तो हम ये जान के रखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है दो पेयर ऑफ सरफेसेस के लिए, और कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, और बीच में होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब चूंकि कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इसीलिए हम बॉल बेयरिंग यूज करते हैं। बॉल बेयरिंग में होता क्या है? रोल करता है, अंदर जो बॉल्स रहते हैं वो रोल करता है, तो वहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है, बल्कि वहां पर एक्ट करता है रोलिंग फ्रिक्शन, जिसका की वैल्यू सबसे कम है। तो चलिए कुछ और फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप यहां इक्वेशंस को देखें, फ्रिक्शन के इक्वेशन को, तो आप ये पाएंगे इन तीनों केसेस में ये
डिपेंड करता है सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे। ये जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि यहां पर ये जो कांटेक्ट में सरफेस एरिया है इस पे डिपेंड नहीं करेगा फ्रिक्शन, यहां भी डिपेंड नहीं करेगा और यहां भी डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ डिपेंड करता है उसके कोएफिशिएंट पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, और जो नॉर्मल रिएक्शन है उस पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, एरिया पे, एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो फिगर से इसे समझ लिया जाए तो मान ले यहां पर ये दो ब्लॉक सेम ब्लॉक्स हैं, सेम मास का सेम मटेरियल का ब्लॉक है। एक को हमने ऐसा रखा कि दूसरे से जो सरफेस एरिया है, कांटेक्ट में जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया ज्यादा है, और इस केस में, दूसरे केस में, ये कांटेक्ट का सरफेस एरिया ये बहुत कम है। लेकिन मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम है इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों ही केस में सेम है। तो मान ले ये स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस केस में, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा या जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, सो एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, और इस केस में एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों ही केस में ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये बराबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि दोनों ही केस में बराबर होगा मटेरियल, जो पेयर ऑफ मटेरियल है या पेयर ऑफ सरफेसेस है वो तो सेम है, इनटू नॉर्मल रिएक्शन के। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। दोनों तो सेम मास का है, सेम मटेरियल है, तो यहां भी नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। सो ये भी बराबर होगा इसके, और इस केस में भी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये बराबर होगा एग्जैक्टली सेम अमाउंट के। तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। ये डिपेंड नहीं करता है सरफेस एरिया पे जो कांटेक्ट में है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है पेयर ऑफ मीडिया पे और नॉर्मल रिएक्शन पे। अब एक और मुद्दा वो ये कि ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, इससे पहले हमने इस पे बात किया है, फ्रिक्शन ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मतलब ये कोशिश करता है रिलेटिव मोशन को रिड्यूस करने का। सो फ्रिक्शन हम कह सकते हैं अपोजेस के जगह ट्राइज टू रिड्यूस, ये घटाने का कोशिश करता है किसे, रिलेटिव मोशन को। तो देख लेते हैं फिगर्स के साथ इसे समझने का कोशिश करते हैं। अब यहां पर कंसीडर करें एक ब्लॉक है जो कि नीचे एक फ्लैट सा बेस के ऊपर मूव कर रहा है। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक सर्टेन स्पीड से। तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो तो इसे अपोज करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। बेहतर होता अगर हम कहते हैं रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। इसका रिलेटिव मोशन, इससे क्या समझेंगे हम, जो दो बॉडीज कांटेक्ट में है और जहां फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है जिन दो बॉडीज के सरफेसेस के बीच में, उन दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को कंसीडर करना है। तो इस केस में ये एक बॉडी, ये दूसरा बॉडी, तो यहां पर इसका रिलेटिव मोशन विथ रेस्पेक्ट टू नीचे वाला जो सरफेस है वो। तो फिर हम कह सकते हैं ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है रिलेटिवली, इसके रिलेटिवली ये दाहिनी ओर मूव कर रहा है। तो इस पे जो फोर्स एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ये उसे अपोज करेगा, या फिर कहें ये रिड्यूस करने का कोशिश करेगा। ये इस डायरेक्शन में जा रहा, ये तो रुका हुआ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसे आगे जाने से रोकेगा, कोशिश करेगा रिलेटिव मोशन जो है वो कम हो। तो यहां फ्रिक्शनल फोर्स मान ले एफ के। लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा? बेहतर समझ में आएगा अगर यहां पर आप चक्का लगा दें, व्हील्स लगा दें। आप खुद सोचिए, व्हील्स लगे हुए हैं, यहां पर ये बॉडी है, आपने इसे पुल किया, आप खींच रहे हैं इसे,
खींच रहे तो ये भी स्लाइड कर रहा, फ्रिक्शनल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। जितना इसे स्लाइड करना चाहिए था, फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो उस रेट से ये स्लाइड नहीं कर पा रहा, थोड़ा कम कर पा रहा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। आप ये सोचे कि क्या ये नीचे वाला जो अब ये बेस हो गया, जिसमें कि अब चक्का लग चुका है, व्हील्स लग चुके हैं, क्या ये मूव नहीं करेगा? आप इसे एक्सपीरियंस करने का कोशिश करें, ये भी मूव कर जाएगा। लेकिन आपने खींचा तो इसे था, तो फिर ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो है, नीचे वाला जो स्लैब है या फिर कहे जो भी बेस है, वो क्यों मूव कर रहा? वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? आप खुद सोचें, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? आप अगर इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींचेंगे तो फिर ये जो ब्लॉक है ये भी आगे की तरफ आएगा। हां, भले ही ये जिस स्पीड से आएगा, हो सकता है ये नीचे वाला जो बेस है वो उस स्पीड से ना आए, हो सकता है, लेकिन इसे खींचा कौन? हमने तो सिर्फ इसे पुल किया था ऊपर वाले को। तो इसे कौन खींचा? नीचे वाले को। नीचे वाले को फ्रिक्शन खींच रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन का जो टेंडेंसी है वो ट्राई करता है रिलेटिव मोशन को रिड्यूस करना। वो कोशिश करता है कि रिलेटिव मोशन घटे या फिर रहे ही ना। तो अब इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो इसका जो मोशन है, रिलेटिव मोशन, अगर ये आगे चला जाएगा, अगर ये ब्लॉक आगे चला जाएगा तो इसका रिलेटिव मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। तो उसे रोकने के लिए फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और नीचे वाले बॉडी को फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में खींचेगा, सेम मैग्नीट्यूड से। यही तो फोर्स का मैजिक है। फोर्स हमेशा पेयर में लगता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये भी पेयर में लगेगा। सो ये F के, ये अगर इस बॉडी को बाईं ओर खींचेगा तो सेम अमाउंट का या सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इस नीचे वाले बॉडी को उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा।